दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी की लिखी कहानी इश्क वाला सिक्का। वो अप्रैल की उदास दोपहर थी। मैं बारामदे में बैठा आसमान को देख रहा था। कितना खाली था आसमान उस रोज, जैसे सब कुछ बीत गया हो। न कहीं हंसी की खनक बची हो, न सिसकियों का शोर। बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह। मैं 3 साल बाद बरेली से जयपुर अपने घर लौटा था, लेकिन कुछ भी बदला नहीं था इन 3 सालों में, न बाहर न मेरे भीतर। मैं अपने ख्यालों में गुम था कि अंदर से फर्श पर कुछ गिरने की आवाज आई। अरे क्या तोड़ दिया? मैंने वहीं से पूछा। भैया वो गुल्लक गिर गया, अंदर सफाई करते सोमू ने जवाब दिया। और सुनते ही मैं ठिठक गया। अंदर गया तो देखा गुल्लक छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। मैं वहीं उसके पास जमीन पर बैठ गया और उन टुकड़ों को छूने लगा। कोशिश करने लगा जीवन के मौन को सहलाकर अतीत को सुनने की। कितना सुंदर अतीत जुड़ा था इस गुल्लक से। ये मुझे स्नेहा ने दिया था और ये सिक्का भी। मेरी नज़र टुकड़ों के बीच से झांकते सिक्के पर पड़ी तो मैं कुछ साल पीछे पहुंच गया, जब स्नेहा की हंसी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहटें सजाया करती थी। लेकिन मैं इसका करूंगा क्या? मुझसे तो वैसे भी पैसों की सेविंग्स नहीं होती। मैंने गुल्लक को देखते ही कहा था, तो मत करना पैसों की सेविंग्स। तुम उन चीज़ों को सहेजना जिनको कभी खोना नहीं चाहते, जो तुमको सबसे प्यारी हैं। स्नेहा अपने चेहरे से बालों को कान के पीछे थमाते हुए बोली। वो कैसे? मैंने पूछा। ओहो, कितने बुद्धू हो तुम। ये देखो ऐसे, उसने कहा और अपनी मुट्ठी से एक सिक्का गुल्लक में डाल दिया। ये क्या है? मैंने पूछा तो बोली, अपनी दोस्ती का सिक्का। मुझे सबसे प्यारी है सो सहेज लिया मैंने। उस रोज मुझे भी सहेजना था एक सिक्का, लेकिन सिर्फ दोस्ती का नहीं, मोहब्बत का सिक्का, जिसे पता नहीं कब से जेबों में छुपाए मुट्ठियों में दबाए घूम रहा था मैं। वो बचपन से मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी और लड़कपन से मेरी मोहब्बत। स्नेहा पड़ोस के शर्मा अंकल की बेटी थी। हम दोनों के घर भी हमारे मन की तरह ही जुड़े थे, एकदम सटे हुए। मैंने सर झटक कर खुद को अतीत से निकाला और छत पर आ गया। एक दोपहर पूरे शहर पे छाई थी और दूसरी मेरे मन पर। मैं पूरी छत का चक्कर काटकर उस तरफ पहुंचा जिस तरफ स्नेहा का घर था। उसका आंगन दिखता था मेरी छत से। आज भी नजरें आंगन में पड़ी तो वहीं ठहर गईं, जैसे दोपहर के तपते चेहरे पर किसी ने 2 ठंडी बूंदें छिटक दी हों। आंगन में आम के पेड़ तले स्नेहा बैठी थी, एक किताब को सीने से लगाए एक टक पास खेलती रूही को देख रही थी। रूही उसकी 5 साल की बेटी। स्नेहा, जिसके साथ वक्त बिताना मुझे सबसे अच्छा लगता था, आज उसे सामने देखकर भी मैं उससे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, हिचक रहा था। मैं वापस नीचे लौटने के लिए पलटा ही था कि एक आवाज मेरे कानों में पड़ी। सुजॉय? स्नेहा की आवाज थी। ये पुकार मैं चाहकर भी अनसुनी नहीं कर सकता था। मैं सुन सा अपनी जगह खड़ा स्नेहा को देख रहा था और अतीत मेरी आंखों के आगे परछाई की तरह दौड़ता जा रहा था। मुझे वो दिन याद आ रहे थे जिन्हें मैं भूलना चाहता था, अपनी जिंदगी की किताब से फाड़कर फेंक देना चाहता था, लेकिन वो चिपके हुए थे मेरी स्मृतियों से, मेरे वजूद से। वो दिन जब स्नेहा के घर पर उसकी शादी की बात चल रही थी और वो दुपट्टे में छुपाकर अपने होने वाले पति अमर की तस्वीर मुझे दिखाने लाई थी। कितनी खुश थी उस रोज, और मैं रेत के घरौंदे सा बिखर गया था। उसे इतना खुश देखकर मैं हिम्मत भी नहीं जुटा पाया था कुछ कहने की। उस दिन स्नेहा के जाने के बाद भी उसकी आवाजें मेरे कानों में गूंजती रही थीं। देखो स्मार्ट है ना अमर, पता है आर्मी में ऑफिसर है। वर्दी कितनी प्यारी लगती ना अमर पे। मैं कभी हथेलियों से अपने कानों को ढक लेता तो कभी सामने पेड़ पर बैठी काली चिड़िया को देखने लगता। नहीं, चिड़िया को नहीं, उसके उड़ जाने के बाद वीरान हुई टहनियों को, जो मेरी ही तरह कहीं दूर गुम होती चिड़िया की आवाज में वापसी के वादे तलाश रही थी। और चिड़िया को कहाँ खबर थी टहनियों के एक तरफा इश्क की। मैं अपना चीखता सिसकता मन संभाले स्नेहा की शादी की तैयारियों में मदद करता रहा था।
शादी के जोड़े में मुस्कुराती स्नेहा का हाथ अमर के हाथ में देखकर अपने घर भाग आया था और घंटों आंसुओं से तकिया भिगोता रहा था। स्नेहा शादी करके चली गई थी और मैं यहाँ अकेला छूट गया था। हर तरफ पसरी उसकी यादों के बीच हर पहर खत्म होते रहने के लिए। उन दिनों मेरा सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था और मुझे बरेली पोस्टिंग मिली थी। उसके बाद बहुत कम आता था मैं जयपुर, और जब भी आता था स्नेहा की यादें मुझसे लिपट जाती थीं और मन कटी पतंग सा होकर उदासियों के आसमान में भटकने लगता था। सुजॉय, क्या हुआ? अब आओगे भी नीचे या वहीं खड़े रहोगे? स्नेहा की आवाज ने फिर मुझे वर्तमान में लाकर खड़ा कर दिया। मैंने गहरी सांस भर के सुलगते अतीत का धुआं अपने फेफड़ों में भरा और एक मुस्कुराहट चेहरे पर खींच लाया। जरूरी था अपने मन के बवंडरों को छिपा जाना। मैं मुंडेर फांद कर स्नेहा की छत पर आया, फिर सीढ़ियां उतरने लगा और देखता रहा तितलियों की तरह रंगीन पंखों के सपने बुनने वाली स्नेहा के बेनूर चेहरे और बेरंग साड़ी को। वक्त के सितम उस पर भी कहाँ कम थे। जयपुर गुलाबी शहर था। रंगीन ओढ़नियां और सतरंगी लहरिए मौसमों में रंग पिरोए रखते थे, लेकिन आज स्नेहा की फीके रंगों वाली साड़ी और बुझी आंखों के पार मेरे लिए सब बेमानी हो चला था। जैसे शहर का सारा नूर किसी ने चुरा कर हर तरफ एक सूखा उदास रेगिस्तान बिछा दिया हो। मैं सीढ़ियां उतरकर स्नेहा के पास पहुंचा। रूही की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दी और फिर वापस अपने खेल में मशगूल हो गई। बैठो ना, स्नेहा ने कहा। मैं उसके पास ही चबूतरे पर बैठ गया। कब आए यहाँ? उसने पूछा। बस कल ही, मैंने कहा। फिर मिलने क्यों नहीं आए? उसके इस सवाल पर मैं अक्सर नजरें चुरा लिया करता था। मैंने जवाब देने के बजाय सवाल किया, कैसी हो तुम? ठीक हूं, मुझे क्या होना है, उसने कहा और अपनी डबडबाई आंखें किताब में गड़ा ली। मैं एकटक देखता रहा उसकी सूनी मांग को, आंखों के नीचे पड़े काले निशानों को और उसकी सूनी कलाइयों को। अमर के गुजरने के बाद जिंदगी जैसे रूठ गई थी उससे। अमर 3 साल पहले बॉर्डर पर शहीद हो गया था। मैं स्नेहा से उसकी शादी के बाद भी कई बार मिला था, लेकिन अमर के गुजरने के बाद एक बार भी नहीं। हिम्मत नहीं थी मुझ में अपनी स्नेहा को टूटा हुआ देखने की। अरे सुजॉय, तू कब आया बेटा? स्नेहा की मां ने आवाज दी तो मेरा ध्यान टूटा। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वो बोली, तू बैठ, मैं चाय लेके आती हूँ, और रसोई की तरफ चली गई। जब तक वो चाय लेके लौटी, न स्नेहा ने कुछ कहा न मैंने। मेरी स्मृति के गलियारों से वो स्नेहा झांक रही थी जो एक पल भी चुप नहीं बैठती थी। उसकी बातें कभी खत्म नहीं होती थी। मगर आज शब्द दुख की दीवारों से टकरा कर लौट नहीं पा रहे थे शायद। बहुत टाइम बाद आया बेटा तू? आंटी ने चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। बस काम से फुर्सत नहीं मिली, अभी भी काम के सिलसिले में आया हूं आंटी, मैंने चाय का घूंट भरते हुए कहा। इतना काम में मत उलझा खुद को, अब शादी का मन बना, उम्र निकल रही है अब तेरी। आंटी ने हमेशा की तरह मेरी शादी की बात फिर छेड़ दी थी, और मेरे पास हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं था। यूं अकेले जिंदगी नहीं कटती बेटा। आंटी स्नेहा की तरफ देखकर थोड़ी उदास हो गई। तू समझा ना बेटा इसे भी, शादी कर ले, इसके सामने पूरी उम्र पड़ी है अभी, आंटी मुझसे कह रही थी और मैं स्नेहा के थमे हुए चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मां तुम, फिर वही बात, स्नेहा ने धीमी आवाज में कहा। तो और क्या करूं, तू समझती ही नहीं। आंटी की आंखों से 2 आंसू साड़ी के पल्लू में गिर गए। मैंने स्नेहा की तरफ देखा, वो रूही को देख रही थी। मुझे मेरे और स्नेहा के बचपन का खेल याद आ गया। हम भी बनाते थे ऐसे मिट्टी के घर। तब कहां पता था कि जिंदगी भी मिट्टी के इन घरों जैसी ही है। पता नहीं कब कौन से दुख की बारिश में बह जाएगी, कब वक्त की आंधी में बिखर जाएगी। हम तीनों में से कोई कुछ नहीं बोला। मैं स्नेहा की आंखों के भीगे किनारे देखता रहा। काश इस मुश्किल मोड़ पर मैं कुछ कर पाता उसके लिए, उसकी हंसी के लिए।
दोपहर दीवारों की परछाइयों में ढल रही थी। मैं अपने बिस्तर पर पड़ा अतीत की छांव खोज रहा था। वो जिंदगी से भरी स्नेहा खोज रहा था जिससे मैंने टूट कर मोहब्बत की थी और जिसके चेहरे पर मैं हमेशा स्याह आसमान में खिले सितारों सी मुस्कुराहट देखना चाहता था। आज स्नेहा काफका के प्रेम पत्र पढ़ रही थी। वो स्नेहा जिसे फिल्में देखना पसंद था, म्यूजिक पसंद था, बाहर घूमना पसंद था, जो मेरे पढ़ने की आदत पर कई बार बिगड़ जाती थी, वो आज खुद किताब में अपना मन छुपाए बैठी थी। ये तुम क्या पढ़ते रहते हो सारा दिन? मेरे हाथ में जब भी वो कोई किताब देखती यही कहती थी। मंटो की किताब है ये। तुम्हें पता भी है, पूरा जीवन पानी की तरह छलकता है मंटो की कहानियों में। मैं उसको समझाने की नाकाम कोशिश करता। छलकता होगा पर जीवन जीने की चीज है, किताबों में पढ़ने की नहीं, वो कहती और मेरे हाथ से किताब छीनकर छुपा देती। फिर मुझे जिद करके अपने साथ बाहर घूमने ले जाती। ऐसे ही जब मैं स्कूल की छुट्टी के दिन घर में देर तक सोता रहता, वो मुझे उठाकर जबरदस्ती अपने साथ मॉर्निंग वॉक पे ले जाती। दोपहर में मेरे टीवी को अपना सिनेमा घर बना लेती। अपनी फिल्मों की जिद में मेरे कितने क्रिकेट मैच मिस करवाए थे उसने। अपनी उसी जिद्दी स्नेहा को यूं वक्त के सामने हारा हुआ मैं देख नहीं पा रहा था। अगले दिन मैं छत पर आया तो आंगन में रूही दिखी, मुंह लटकाए झूले पर बैठी थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ रूही को? इतनी सैड क्यों है रानी बिटिया? मैंने उसे अपने पास सरकाते हुए पूछा। क्योंकि मम्मा सैड हैं, वो हमेशा रोती रहती हैं, शी इज वेरी बैड। रूही की मासूमियत से झांकता स्नेहा का दर्द एक बार तो मेरी आंखों में छलक आया। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और रूही से कहा, नो मम्मा इज नॉट बैड रूही, मम्मा बहुत प्यार करती हैं आपसे एंड यू नो दैट। रूही कुछ सोचकर बोली, फिर पार्क क्यों नहीं लेके जाती, स्माइल क्यों नहीं करती मेरे साथ, खेलती क्यों नहीं है? मेरे पास रूही के मासूम सवालों के जवाब थे, लेकिन मैं नहीं दे सकता था वो जवाब उस 5 साल की बच्ची को। तभी स्नेहा रूही के पास आकर बैठ गई। रूही नाराज है मुझसे, पर मैं तो स्माइल कर रही हूं, ये देखो। स्नेहा रूही को अपनी गोदी में बिठाते हुए बोली। कितनी झूठी मुस्कुराहट थी उस पल उसके चेहरे पर। मेरा मन किया कि कुछ भी करके उस मुस्कुराहट को सच बना दूं। सिर्फ उस पल का ही नहीं, जिंदगी के हर पल का सच। हम पार्क चलें? मैंने मुंह फुलाए बैठी रूही को बहलाने की कोशिश की। वो चहक कर बोली, हाँ पर मम्मा आएंगी ना हमारे साथ, मम्मा चलो ना पार्क। चलो ना, मैंने भी स्नेहा से कहा। रूही उससे मनुहार कर रही थी। मम्मा प्लीज चलो ना, प्लीज मम्मा। चलो, वो हौले से मुस्कुरा दी। मुश्किल मौसमों की मार, उसकी हंसी, उसकी सब बातें निगल गई थी शायद। पार्क में खेलते बच्चों का शोर और उसके साथ घुलती चिड़ियों की मीठी आवाज भी मेरे और स्नेहा के बीच ढिठाई से बैठे मौन को मिटा नहीं पा रहे थे। पत्थर की एक बेंच पर बैठा मैं जिंदगी से उसके कठोर फैसलों के खिलाफ शिकायत करना चाहता था। रूही अपनी उम्र के बच्चों के बीच बहुत खुश थी, खिलखिलाकर हंस रही थी, दौड़ रही थी। वो बार बार अपनी माँ को देखकर हाथ हिला रही थी। उसे खुश देखकर स्नेहा के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कुराहट लौट आई थी। अच्छी लग रही हो मुस्कुराते हुए, मैंने घास के तिनके तोड़ते हुए बिना उसकी ओर देखे कहा। शायद अब तुम्हें आंटी की बात मान लेनी चाहिए। यू शुड मूव ऑन। वो हौले से हंस दी, उलाहने वाली हंसी। मैं रुकी कहाँ हूँ सुजय, बस रूही का हाथ थामे बढ़ना चाहती हूँ। उसकी हंसी देख रहे हो तुम, हमेशा इस हंसी के लिए जीना चाहती हूँ मैं। रूही का प्यार बांटना नहीं चाहती मैं, बल्कि अपनी बच्ची को मैं दुगना प्यार देना चाहती हूँ, इतना कि उसे अपने पापा की कमी महसूस ना हो। इसके आगे मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। मैं स्नेहा की बातों का जवाब दे सकता था, उसको समझा भी सकता था, पर इस पल मैं रूही की माँ से बात कर रहा था। इस माँ को सिर्फ रूही की हंसी प्यारी थी, उसके भविष्य की फिक्र थी और एक डर था कि उसका कोई फैसला रूही से उसके हिस्से का प्यार न छीन ले। स्नेहा भी और कुछ नहीं बोली, बस अपना सर हौले से मेरे कंधे पर टिका दिया। उसके आंसू मेरी कमीज भिगोते रहे।
उस दिन के बाद से मैं रूही के साथ बहुत सारा वक्त बिताने लगा था। अब मैं और रूही सारे दिन वही खेल खेलते जो मैं और स्नेहा खेला करते थे। आम तोड़ने के लिए निशानेबाजी करना, रात को दोनों घरों में लुका छुपी, और हाँ, मिट्टी के घर बनाना भी। रूही बहुत खुश रहने लगी थी और स्नेहा भी। मैं चाहता था कि वक्त यूं ही थमा रहे, न जरा भी आगे बढ़े न पीछे सरके, पर वक्त नहीं चाहता था ऐसा। मेरी छुट्टियां खत्म हो रही हैं, मुझे नौकरी पर वापस भी लौटना था। उस शाम पार्क में शाम के धुंधलके में मैंने स्नेहा को भी बता दिया, मैं जा रहा हूं 2 दिन बाद। 2 दिन बाद? इतनी जल्दी? स्नेहा चौंक गई। एक पल मुझे लगा जैसे वो मुझको रोक लेना चाहती है, पर वो बोली, हाँ, नौकरी भी है तुम्हारी। रूही ने सुना तो मुझसे नाराज होकर बैठ गई। अपने नाखूनों को दांत से लगाकर पक्की कट्टी कर ली उसने। क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो की रट लगा ली। मैं रात भर जागता रहा। क्यों जा रहा हूं, यही सवाल अपने आप से करता रहा। मेरे लौटने का दिन आ गया था। लौटना मुश्किल होता है जब हमें अपना कुछ बहुत प्यारा पीछे छोड़ देना पड़ता है। मैं उठा और अपना सामान पैक करने लगा। सब रख लिया, कपड़े, किताबें, लैपटॉप और वो टूटी हुई गुल्लक। लेकिन मन यहीं छूट रहा था, स्नेहा के पास। तभी स्नेहा की आवाज मेरे कानों में पड़ी, बहुत धीमी सी आवाज, सुजय। एक पल को लगा जैसे मैंने खुद ही बुदबुदाया हो। फिर पलट के देखा तो स्नेहा थी। आओ ना, मैंने कहा तो वो अंदर आ गई। पैकिंग हो गई? उसने पूछा। मुझे लगा कह रही है, सच में जा रहे हो? मेरे पास दोनों सवालों का एक ही जवाब था। ये आम का मुरब्बा तुम्हारे लिए बनाया है, पसंद है ना तुम्हें? कहते हुए उसने एक डिब्बा मेरी तरफ बढ़ा दिया। तुम्हें याद है मेरी पसंद? मैंने डिब्बा अपने बैग में रख लिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप मेरे बैग के पास बिस्तर पर बैठ गई। अब दोबारा कब आओगे? पता नहीं कब आ सकूंगा, मैं बुदबुदाया। ये सवाल तो मेरा अपने आप से भी था। आओगे तो ना? कहते कहते वो मेरे बैग से सामान निकालकर बिस्तर पर रखने लगी। स्नेहा, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने उसकी कलाई थाम ली। ये सामान बाहर क्यों निकाल रही हो? ओह सॉरी, ध्यान नहीं रहा तुमसे बात करते करते। वो सब वापस बैग में जमाने लगी। मैं देखता रहा उसके कांपते हाथ, महसूस करने लगा उसका अनमनापन। उसका बैग में रखा सामान मैंने फिर निकाल दिया। वो मेरी तरफ देखने लगी। आज उसकी आंखों में बचपन वाली दोस्ती नजर नहीं आई। मैं उसके सामने आकर फर्श पर बैठ गया। स्नेहा, मैं जाना नहीं चाहता। शब्द मेरे हलक में अटके हुए थे। स्नेहा के सामान जमाते हाथ थम गए थे। तो रुक जाओ ना सुजय। उसकी आवाज भर्रा गई थी। कैसे रुकूं स्नेहा, तुम कभी रोकती ही नहीं मुझे। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, दोबारा खोना नहीं चाहता। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। दोबारा? स्नेहा चौंक गई। हाँ, पहले तब खोया जब तुम्हारी शादी हुई थी, तब कह नहीं पाया, अब कह रहा हूं। रोक लो ना मुझे। मैं रूही के साथ खूब सारे खेल खेलना चाहता हूं। पर्दे के पीछे छुपकर उसकी गुड़िया की शादी देखना चाहता हूं। जब वो स्कूल से बिना टिफिन खत्म किए लौटे और तुम उसको डांटो तो मैं उसकी साइड लेकर तुमसे झगड़ना चाहता हूं। रोज शाम उसके साथ पार्क में बिताना चाहता हूं। उसको कंधे पर बिठाकर दुनिया दिखाना चाहता हूं। मैं रूही का पापा बनना चाहता हूं स्नेहा। स्नेहा की आंखों से उदासियां पानी बन के बहने लगी। वो एक एक करके मेरा सामान बैग से बाहर निकालने लगी। मेरे कपड़े, किताबें, उसका लाया अचार और टूटी गुल्लक भी जिसमें कभी उसने दोस्ती का सिक्का डाला था। वो सिक्का जिसमें आखिर इश्क का मुलम्मा चढ़ ही गया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।